डियर स्टूडेंट्स, पीछे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत सारा वीडियो स्टडी किए हैं, कई सारे टॉपिक को हम लोग अध्ययन किए हैं। उसी कड़ी में हम अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि थ्योरेटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअली भी आपको इम्पोर्टेंट है। वो उस पर भी बेस्ड कई सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। आइए हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे चैप्टर का एक थ्योरेटिकल पार्ट ही, ठीक है। क्या है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें समझिए। सबसे पहले तो इस टर्म को डिफाइन करेंगे, फिर किसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन वो समझेंगे, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसमें डिफरेंसेस समझेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जो सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पर रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो। रॉल्स लॉ जो पीछे हम पढ़े हैं, रॉल्स लॉ, ठीक है। क्या है रॉल्स लॉ? आपको पता है कि दो अगर कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन में उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। और रॉल्स में हमने फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा था, रॉल्स लॉ फॉर्मूला टाइसल्यूट में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये आइडियल सॉल्यूशन समझेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली भी उससे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। किसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन? तो ए सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ एग्जैक्टली, ठीक है, यानी सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ एग्जैक्टली at all concentrations and temperatures। यानी वैसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है जो सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर एग्जैक्टली रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है वो समझिए। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को पीछे भी पढ़े हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई प्योर सॉल्वेंट है ए, ठीक है। तो ऊपर इसका यहाँ पर वेपर बनेगा इस ए का, इसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे प्योर स्टेट में, जिसको PA0 कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर एक दूसरा कंपोनेंट लिए हम लोग, ठीक है। ये भी आपका दूसरा लिक्विड है, इसको प्योर सॉल्यूट मान लेते हैं B, ठीक है। तो मान लीजिए इसका वेपर यहाँ पर कम बना है इसकी तुलना में, कुछ भी मान सकते हैं। इसका जो यहाँ वेपर प्रेशर हो गया PB0 मान लेते हैं प्योर स्टेट में। ये भी आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्यूट है। अब दोनों को एक साथ मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो एक साथ मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का यहाँ पर रहेगा, इस सरफेस पर दोनों का मॉलिक्यूल उपस्थित रहेगा, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूल उपस्थित रहेगा। इसमें एक को हम डार्क सर्किल से बना देते हैं, उसको सॉल्यूट या सॉल्वेंट समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो वेपर बनेगा दोनों कंपोनेंट का बनेगा, इसमें कुछ को हम डार्क कर दे रहे हैं ताकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में फर्क पता चल सके। यहाँ जो P टोटल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। रॉल्स लॉ क्या है? PA
इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू pressure of B in pure state into mole fraction of B in the solution in liquid state, और P टोटल हम निकालते हैं तो PA प्लस PB इक्वल टू होता है पार्शियल PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये है हमारा टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रेशर। थ्योरेटिकल प्रेशर या इसको हम मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकल प्रेशर। ठीक है। अब अगर किसी, अब यहां पर इसमें एक हम बैरोमीटर लगा देते हैं, बैरोमीटर लगा हुआ है। इससे जो हम प्रेशर मेजर करेंगे, इससे जो हम प्रेशर मेजर करेंगे वो आपका कहलाएगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर। क्या कहलाएगा? ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ऑब्जर्व्ड प्रेशर। दोनों में फर्क है। यहाँ बैरोमीटर इसमें लगा हुआ है, बैरोमीटर जो एक्सपेरिमेंटली एक इंस्ट्रूमेंट है ये बैरोमीटर, जिससे इसका हम वेपर प्रेशर नाप सकते हैं, माप सकते हैं। यहाँ जो बैरोमीटर की मदद से हम प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड प्रेशर या एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, पी ऑब्जर्व। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी ए नॉट है, ए का, ठीक है, पी ए नॉट, और इस सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन होगा ऐसे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू आएगा। फिर इसी तरह प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर पीबी नॉट है, और इस सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन XB होगा। यहाँ XA और XB क्या है? दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशन में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है। तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर इनटू इसी लिक्विड का, इसमें जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो सॉल्यूशन में जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, इसका सम करेंगे, ये टोटल प्रेशर होगा। तो इस तरह हम इसको मैथमेटिकली निकालते हैं। तो अब पार्शियल प्रेशर इसमें ए का निकालेंगे। अगर हम इस मिक्सचर में ए का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं, ए का पार्शियल प्रेशर, तो प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर, अब सॉल्यूशन में उस ए का मोल फ्रैक्शन, इसका प्रोडक्ट। अगर हम बी का निकालना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर, इसमें कितना होगा, बी का कंट्रीब्यूशन कितना है इस टोटल प्रेशर में, बी का पार्शियल प्रेशर क्या है। तो बी जब प्योर स्टेट में था तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो, और इस सॉल्यूशन में जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा, वो दोनों को गुना कर देंगे, तो इस बी का इसमें निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकालेंगे तो दोनों को सम कर देंगे, पीए प्लस पीबी। इस तरह मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। उसको थ्योरेटिकल प्रेशर कहेंगे, वेपर प्रेशर, या मैथमेटिकल वेपर प्रेशर कहेंगे। और बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से अगर हम निकालते हैं तो उसको ऑब्जर्व्ड प्रेशर या एक्सपेरिमेंटल प्रेशर पी ऑब्जर्व कहेंगे। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि जब ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर और थ्योरेटिकल प्रेशर, ठीक है, इसको हम PTH लिख देते हैं, PTH, ठीक है, ऑब्जर्व प्रेशर यहां लिखे हैं। तो अगर थ्योरेटिकल प्रेशर, अब आइडियल सॉल्यूशन को हम यहाँ पर कई तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें पहला है कि अगर P थ्योरेटिकल, जो मैथमेटिकली आप यहाँ निकालेंगे कैलकुलेट करके, अगर वो P ऑब्जर्व्ड के बराबर हो, बैरोमीटर की मदद से जो निकालेंगे, अगर ये दोनों बराबर हुआ तो वो सॉल्यूशन जो है कैसा सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? ठीक है। यहाँ P थ्योरेटिकल क्या है? P मैथमेटिकली जो आप यहाँ निकाले हैं, कैलकुलेट करके जो आप निकालेंगे वो कहलाएगा थ्योरेटिकल प्रेशर। ठीक है, और बैरोमीटर की मदद से जो इस इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा रहेगा, बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे, वो कहलाएगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो अगर आपके द्वारा मैथमेटिकली दिए गए डेटा की मदद से जो आप अवेलेबल कर रहे हैं, डेटा जो दिया हुआ है उसकी मदद से जो आप वेपर प्रेशर निकालेंगे, अगर वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर
आपके द्वारा जो बैरोमीटर में जो आप मीटर रीडिंग करिएगा उसमें जो वेपर प्रेशर रीड होगा, अगर वो दोनों बराबर आता है तो कहेंगे ये सॉल्यूशन क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तब ये सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। एक आपका ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, हम यहां लिख देते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ का ग्राफ है उस ग्राफ को ये फॉलो करेगा। जो रॉल्स लॉ का आपने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, क्या था वो ग्राफ, चलिए एक बार फिर से इसको बना देते हैं। उस ग्राफ को याद होगा आपको, यहां पर हम एक्स ए इक्वल टू 0 शायद लिए थे, एक्स बी इक्वल टू 1, और यहाँ शायद आपका एक्स ए इक्वल टू 1 था तो एक्स बी इक्वल टू 0 था। ये मोल फ्रैक्शन था, ये आपका वेपर प्रेशर था। तो एक यहाँ पर आपका था पी बी नॉट, यहाँ पर था आपका पी ए नॉट, और यहाँ एक लाइन ऐसे खींचे थे आप बी के लिए, ये था आपका पी बी का लाइन, एक था ऐसे करके आपका यहाँ से यहाँ, ये था आपका पी ए का लाइन, और एक था आपका ऐसा लाइन पी टोटल के लिए जिसको हम पी ए प्लस पी बी लिखते थे, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी आइडियल सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करेगा, ठीक है। जो रॉल्स लॉ का ग्राफ है इसको सेटिस्फाइड करेगा अगर कोई भी सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन भी कहलाता है। समझ गए दो बात यहाँ पर। तो यहाँ समझाए कि थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर जो होगा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के, यानी आप मैथमेटिकली दिए गए डेटा से जो वेपर प्रेशर निकालेंगे यहाँ पर टोटल इस फार्मूला से, वो थ्योरेटिकल कहलाएगा। और बैरोमीटर की मदद से जो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करिएगा वो ऑब्जर्व कहलाएगा। अगर आपके द्वारा मैथमेटिकल कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के बराबर हो तो कहेंगे लिया गया सॉल्यूशन जो था वो आइडियल होगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई भी सॉल्यूशन इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करता है, इस ग्राफ को फॉलो करेगा, तो वो भी ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है, तो उस सॉल्यूशन को भी हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से समझिए। एक एक करके सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिर फाइनली ओपन डेफिनेशन इसका लिख ही चुके हैं, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए तीसरा कंडीशन भी देखते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ठीक है। तो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन आइडियल तब होगा जैसे मान लीजिए उसमें सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, इससे बनेगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट मान लेते हैं ए है, तो ए इंटरेक्शन, यानी सॉल्यूट पार्टिकल को हम ए मान लेते हैं, तो ए और ए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, उसको ए इंटरेक्शन कह दिए, ठीक है। अगर ये बराबर होता है सॉल्वेंट को अगर हम बी मान लेते हैं तो बी बी इंटरेक्शन के, ठीक है, और ये बराबर होगा इस दोनों के मिक्सिंग से जो सॉल्यूशन बनेगा ए और बी, इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा अगर वो बराबर होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में बात। यानी जो सॉल्यूट लिया गया है, सॉल्यूट पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और दोनों के मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना, उसके पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा अगर वो सब बराबर है, सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, अगर सब बराबर होता है तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, ठीक है। चलिए अब चौथा बात हम समझते हैं यहाँ पर कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा भी सॉल्यूशन या डेल्टा भी मिक्सिंग, या कहीं कहीं पर इसको डेल्टा भी सॉल्यूशन भी लिखा जाता है, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए कहने का क्या मतलब यहाँ पर है
देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। क्या मतलब इसका हुआ है कि मान लीजिए कि सॉल्यूट है ए, इसका हमने 5 ml लिया, कोई सॉल्वेंट है बी, मान लो इसका हमने 10 ml लिया, ठीक है, दोनों को मिक्स किए तो क्या बना, सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 15 ml होता है, आप सोच रहे होंगे तो बिल्कुल होना ही चाहिए, 5 ml इसका मिलाएं, 10 ml इसका मिलाएं तो 15 ml होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कई सारा एग्जांपल ऐसा भी है जिसमें मिलाने के बाद वॉल्यूम घटता बढ़ भी जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर डेल्टा भी मिक्सिंग कहने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है चेंज जो होगा, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसका सम बराबर होना चाहिए। यहाँ है भी, अब देख रहे हैं 15 आ रहा है अगर आता है एक्सपेरिमेंटली, और यहाँ 5 + 10 है, 0 होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट भी समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए, उससे पहले यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट भी समझते हैं, इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी 0 होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग कहने का मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 0। यानी कहने का मतलब नाइदर एनर्जी रिलीज्ड नॉर एनर्जी रिक्वायर्ड। यानी जब हम दो कंपोनेंट को मिलाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उस दरमियान किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, न एनर्जी रिलीज होना चाहिए, न एनर्जी सप्लाई होना चाहिए, या फिर एनर्जी रिलीज और सप्लाई होता भी है तो बराबर अमाउंट में होना चाहिए, तभी डेल्टा एच मिक्सिंग जो है आपका 0 होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? इतना नहीं समझ में आ रहा? कोई भी सॉल्यूशन आइडियल तभी होगा जब उसमें जिस कंपोनेंट को हम मिला रहे हैं, दोनों के मिलाने के समय किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी चेंज फाइनली नहीं होना चाहिए, भी मिक्सिंग 0 होना चाहिए। मतलब अगर इसके मिक्सिंग में एनर्जी कहीं पर रिक्वायरमेंट होता है या कहीं पर अगर रिलीज होता है तो बराबर अमाउंट में होना चाहिए। जैसे इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, देखिए ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बीच में हो सकता है कहीं कहीं पर इसको नीटा करके आपको समझाने की कोशिश करें। मान लीजिए यहाँ पर ये A और A आपस में रिएक्ट, B से रिएक्ट करके क्या बनाता है, AB बनाता है। तो यहाँ पर इसका कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब सपोज करिए इसका ब्रेक जो करेगा, ये जो ब्रेक होगा यहाँ पर टूटेगा, तो समझिए यहाँ पर मान लेते हैं एनर्जी जो सप्लाई करना पड़ेगा हमको, मान लेते हैं इसमें भी 10 जूल लग रहा है, इसमें भी 10 लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं 10 एनर्जी हमको लगा दोनों को तोड़ने में, एक मोल को। और यहाँ पर इसका जो है बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, बॉन्ड फॉर्म होगा नया, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज 1 मोल में अगर 10 ही होता है तो यहाँ 2 मोल है, तो यहाँ भी 20 जूल हो गया। यहाँ भी आपका इसको 10 जूल लगा, इसमें 10 जूल लगा, टोटल हो गया 20। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुआ वो भी हुआ 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके बीच जो तोड़ने में एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ रहा है, जो यहाँ पर हम दोनों के लिए अलग लिखे 10 जूल बराबर बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ 20 जूल हुआ। और यहाँ पर इसमें जो बनने में एनर्जी रिलीज होगा वो भी अगर 20 जूल होता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या समझेंगे उसको,
वो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब इसका हम कुछ एग्जांपल समझेंगे। आइडियल सॉल्यूशन हो गया, इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे। तो बच्चों अब हम इसका आइडियल सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल समझेंगे। वैसे आप इसके बारे में एक चीज और समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल। जैसा आप आइडियल गैस के बारे में जानते हैं ना, आइडियल गैस, कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, बल्कि एक पार्टिकुलर कंडीशन पर कोई भी गैस आइडियली बिहेव करता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, बल्कि एक कंडीशन पर वो आइडियली बिहेव करता है, एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर वो आइडियली बिहेव करेगा। यानी वैसा सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल है। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल है। तो प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, लेकिन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन behaves as nearly ideal। जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वो नियरली आइडियली बिहेव करता है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं substances having similar structure and similar particle। ठीक है, यानी वैसा सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, उसका पार्टिकल का फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें उदाहरण सब क्या आ जाएगा, वैसा सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर पार्टिकल एक जैसा हो, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन C6H6 प्लस C7H8, ये आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण होगा। वो भी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, एक कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में, दूसरा कंपोनेंट कम मात्रा में होना चाहिए। इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, एक ही तरह का कंपाउंड है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, इसका पार्टिकल भी एक जैसा होगा। ये एक उदाहरण हो सकता है। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये भी आपका एग्जांपल हो जाएगा एक आइडियल सॉल्यूशन का। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण हो सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी उदाहरण हो सकता है, या CCl4 प्लस CbR4, इस तरह का जो भी एग्जाम्पल होगा एक जैसा, ठीक है, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइडियल सॉल्यूशन खत्म हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देंगे, उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इससे थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का हो जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो उसका हम लोग फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।